हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल बेरेक बूस्ट। हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 4 स्टार्ट कर दिया था। हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कर रहे हैं, चैप्टर 4। उस वीडियो में हमने सेक्शन 18 से लेके 24 तक देख लिया था एंड इन दिस वीडियो वी विल सी फ्रॉम सेक्शन 25 टू सेक्शन 30 दैट द रिमेनिंग सेक्शंस ऑफ चैप्टर नंबर 4। सो लेट्स बिगिन। जो हमारे सेक्शन 25 से जो सेक्शंस हैं 25, 26, 27, ये तीनों सेक्शन हमारे लाइबिलिटी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें सेक्शन नंबर 25, वो बात करता है लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर। क्या कहता है कि जो भी एक्ट्स ऑफ द फर्म होंगे उन फर्म के लिए पार्टनर की क्या लाइबिलिटी होगी, जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी। जॉइंट लाइबिलिटी क्या हो गया कि अगर एक फर्म है जिसमें ABC पार्टनर्स हैं और थर्ड पार्टी के संग कुछ इशू हो जाता है और थर्ड पार्टी अगर स्यू करती है तो वो ए अलोन भी स्यू कर सकती है या फिर दैट इज़ दी सेवरल लाइबिलिटी हो गई। और वहीं पे वो A, B और C को जॉइंटली भी स्यू कर सकती है। इस चीज़ को हम बोलते हैं जॉइंट लाइबिलिटी। तो पार्टनर की एक तरीके में दोनों तरीके की लाइबिलिटी है, जॉइंट लाइबिलिटी एज वेल एज सेवरल लाइबिलिटी। वहीं ये हमारा सेक्शन नंबर 25 बोलता है। जब हम बात करते हैं लाइबिलिटी ऑफ फर्म की तो हमारे फर्म रिलेटेड लाइबिलिटी के दो सेक्शंस आते हैं, सेक्शन नंबर 26 और सेक्शन नंबर 27। सेक्शन नंबर 26 क्या कहता है, लाइबिलिटी ऑफ फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ पार्टनर। की पार्टनर ने कोई रॉन्गफुल एक्ट किया है तो उसके रिगार्ड में फर्म की क्या लाइबिलिटी होगी। और सेक्शन नंबर 27 बात करता है लाइबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन ऑफ पार्टनर बाय पार्टनर। मिस एप्लीकेशन अगर वो करता है, जो भी फर्म रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ है उनको वो गलत तरीके से अप्लाई करता है तो उसके रिगार्ड में क्या लाइबिलिटी होगी फर्म की, तो उस बारे में हमारे ये सेक्शंस बात करते हैं। लेट्स सी सेक्शन नंबर 26। सेक्शन 26 क्या कहता है, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर, लाइबिलिटी ऑफ फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ द पार्टनर। तो क्या है कि अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन हुआ है, क्या हुआ है, या तो एक्ट हुआ है या ओमिशन हुआ है, कौन कर रहा है, पार्टनर कर रहा है, डन बाय पार्टनर और विद हिज अथॉरिटी, उसकी अथॉरिटी से कोई और कर रहा है। किस में कर रहा है, इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। तो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है, एक्ट ओमिशन हुआ, कौन कर रहा है, पार्टनर कर रहा है, उसकी अथॉरिटी से कर रहा है, कब कर रहा है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कर रहा है। देन इन सच अ सिचुएशन, जब इस तरीके की चीज़ होती है और उस वजह से अगर थर्ड पार्टी को लॉस या इंजरी हो रही है, इस एक्ट या ओमिशन से थर्ड पार्टी को अगर लॉस या इंजरी हो रही है तो उस सिचुएशन में फर्म लायबल होगी। किस एक्सटेंट तक, सेम एक्सटेंट एज दैट ऑफ द पार्टनर। जो पार्टनर की लायबिलिटी है वो इक्विवेलेंट हो जाएगी टू दी फर्म। वहीं ये हमारा सेक्शन नंबर 26 बोलता है। 27 क्या कह रहा है, लाइबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय द पार्टनर। इसमें क्या है कि जो फर्म है वो लायबल होगा कि वो लॉस पे करे, कब, जब मनी या प्रॉपर्टी किसी पार्टनर ने रिसीव की है थर्ड पार्टी से एंड उस पार्टनर ने उस मनी या प्रॉपर्टी को मिस अप्लाई कर दिया है। ए और बी थे, क्लोथिंग बिजनेस में थे। सी इनका एक क्लाइंट था, सी ने ए को पैसा दिया कि वो क्लोथ्स जो है वो डिलीवर करेगा सी को। ए ने वो प्रॉपर जो मनी थी उसको पर्सनली अगर उसने यूज़ कर लिया तो उस सिचुएशन में ये जो फर्म है ए और बी की वो लायबल होगी सी को उस क्लोथ्स को देने में और अदरवाइज डैमेजेस पे करने के लिए। तो ये इस तरीके की सिचुएशन की बात कर रहा है। सेकेंडली क्या कह रहा है, मनी और प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय फर्म। अब पैसा आया तो फर्म में था लेकिन किसी पार्टनर ने उसको मिसअप्लाई कर दिया। फॉर एग्जाम्पल जो अभी हमने एग्जाम्पल देखा उसके अंदर वो ए को पैसा ना दे के वो जो फर्म का बिजनेस अकाउंट था ए और बी का उस अकाउंट में डाल देता। नाउ दिस इज अ फर्म अकाउंट, उस अकाउंट में ए का भी ए के पास भी पूरे डेटाज और सब कुछ होगा। तो अगर ए उस अकाउंट में से पैसा निकाल के पर्सनली उस चीज़ को अगर यूज़ कर लेता है तो उस सिचुएशन में भी फर्म लायबल हो जाएगी। देखिए एग्जाम्पल देखिए, ए बी आर पार्टनर्स इन द फर्म हैविंग ज्वेलरी बिजनेस। ए रिसीव मनी फ्रॉम कस्टमर 1 लाख रुपीज़ फॉर पीस ऑफ ज्वेलरी। तो क्या है, मैंने क्लोथिंग बिजनेस का दिया था, नाउ दिस इज ज्वेलरी बिजनेस। ज्वेलरी के लिए 1 लाख रुपए कस्टमर ने दिए लेकिन उसने क्या पर्सनली उसको यूज़ कर लिया। ये पैसा अगर ए को जो 1 लाख रुपीज़ हैं वो किसको दिए गए हैं, ए को दिए हैं और उसने उस पैसे को पर्सनली यूज़ कर लिया। फर्म क्या है, लायबल है टू कस्टमर। अगर यहीं पे ये पैसा अगर 1 लाख रुपीज़ ये फर्म के नाम पे डाल देता, उसके अकाउंट में डाल देता और उसमें से अगर ए निकाल के यूज़ करता तो भी फर्म लायबल हो जाती।
एक बार इसके बेयर प्रोविजंस देखेंगे। क्या कह रहा है 25 लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म। एवरी पार्टनर इज लाइबल जॉइंटली विद ऑल अदर पार्टनर्स। तो जॉइंट लाइबिलिटी क्या हो गई, जब सभी पार्टनर्स को साथ में ले रहे हैं। एंड ऑल्सो सेवरली, सेवरली जब हम इंडिविजुअली ले रहे हैं, फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द फर्म डन वाइल ही इज अ पार्टनर। तो जब वो पार्टनर था उस समय कोई भी जो फर्म के एक्ट्स हैं उसके लिए पार्टनर लाइबल हो जाएगा। 26 किसकी बात कर रहा है, फर्म की लाइबिलिटी की बात कर रहा है। कब, जब रॉन्गफुल एक्ट्स हैं पार्टनर के, वेयर बाय रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऑफ पार्टनर एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो रॉन्गफुल एक्ट ओमिशन क्या है, किसने किया है, पार्टनर ने किया है। कहाँ क्या है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किया गया है और या उसकी अथॉरिटी से किया गया है। एंड देन लॉस या इंजरी हो जाती है, किसको हो रही है, थर्ड पार्टी को हो रही है, या कोई पेनल्टी इनकर्ड हो जाती है। देन इन सच अ केस फर्म इज लाइबल टू द सेम एक्सटेंट एज दैट ऑफ द पार्टनर। तो जितना पार्टनर लाइबल है उतनी ही फर्म की भी लाइबिलिटी बनेगी। 27 क्या कह रहा है, लाइबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर वेयर अ पार्टनर एक्टिंग विद इन एज अपेरेंट अथॉरिटी। जब वो अपनी अथॉरिटी में काम करते हुए रिसीव कर रहा है मनी और प्रॉपर्टी फ्रॉम थर्ड पार्टी और उसको मिस अप्लाई कर दे रहा है, या फिर फर्म जो है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस रिसीव मनी, मनी किसने रिसीव करी है, फर्म ने रिसीव करी है मनी या प्रॉपर्टी फ्रॉम थर्ड पार्टी, and the money and property is misapplied by any of the partner। रिसीव फर्म ने करी है, मिस एप्लीकेशन पार्टनर ने किया है, वाइल इट इज़ इन द कस्टडी ऑफ द फर्म। जब फर्म की कस्टडी में था तब उसने मिस एप्लीकेशन किया है, फर्म इज लाइबल टू मेक गुड ऑफ द लॉस। तो फर्म की लाइबिलिटी बनेगी कि वो लॉस को पे करे। तो ये हमारे लाइबिलिटी रिलेटेड सेक्शंस हो जाते हैं 25, 26 एंड 27। नेक्स्ट कम सेक्शन 28 जो कि बात करता है होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट क्या है, एक तरीके में जब एक पर्सन अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो एक पार्टनर है एंड देयर बाय सामने वाला इस बिलीफ में कि ये पार्टनर है वो कुछ क्रेडिट दे देता है या कुछ और एक्ट करता है, तो वो पर्सन फिर पार्टनर की तरह लायबल होगा इवन दो ही इज़ नॉट अ पार्टनर। लेट्स सी क्या है ये एक प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल है। क्या कह रहा है, पर्सन रिप्रेजेंट हिमसेल्फ और परमिट हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेटेड एज पार्टनर। तो कोई अगर ए बंदा है, कोई अगर ए बंदा है और वो खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, कि वो पार्टनर है, कैसे, थ्रू वर्ड्स और कंडक्ट। कैसे कर रहा है, वर्ड्स के थ्रू या कंडक्ट के थ्रू कर रहा है, आइदर स्पोकन और रिटर्न, या तो स्पोकन वर्ड्स हैं, रिटर्न वर्ड्स के थ्रू या कंडक्ट के थ्रू वो रिप्रेजेंट कर रहा है खुद को कैसे, एज अ पार्टनर। देन इन सच अ केस वो थर्ड पर्सन को लायबल हो जाएगा। कब, ये ए पर्सन लायबल हो जाएगा थर्ड पर्सन को, when that such third person has given credit। क्या दिया है, क्रेडिट दिया है टू दी फर्म, किस फेथ पे, ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन, इस फेथ पे ये मानते हुए कि यार ये पार्टनर है, एंड इन ऑन द सच फेथ उसने वो अगर क्रेडिट दिया है तो उस सिचुएशन में थर्ड पर्सन को वो लायबल हो जाएगा। इट डज नॉट मैटर दैट द पर्सन मेकिंग द रिप्रेजेंटेशन हैव नो नॉलेज दैट सच रिप्रेजेंटेशन हैज रीच टू द पर्सन गिविंग क्रेडिट। इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल ये थर्ड पर्सन हमारा एक्स है। नाउ दिस एक्स पर्सन डज नॉट नो कि सॉरी ए पर्सन को ये पता ही नहीं है कि उसका जो ये फॉल्स रिप्रेजेंटेशन चल रहा है वो सबको बता रहा है कि मैं पार्टनर हूँ, मैं पार्टनर हूँ, या किसी एक बंदे को उसने बताया मैं पार्टनर हूँ, उसके संग डील वील करी, अब वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो किसी तरीके से एक्स तक पहुँच गया। ए को ये नहीं पता है कि ये रिप्रेजेंटेशन एक्स तक पहुँच चुका है, तो भी इस सिचुएशन में भी वो लायबल होगा, क्योंकि इसका जो आगे का पॉइंट है वो यही कहता है कि ये चीज़ मैटर ही नहीं करती कि उसको पता था या नहीं पता था। इट डज नॉट मैटर। लेट्स सी क्या कह रहा है, पर्सन एक्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है खुद को और अलाउ कर रहा है क्या, रिप्रेजेंटेशन एज पार्टनर। थर्ड पार्टी एक्स है, उसने बिलीव कर लिया कि हाँ ये थर्ड पार्टी बिलीव्स कि एक्स जो है वो पार्टनर है, इस बिलीव पे वो क्रेडिट दे रहा है फर्म को, उससे कोई लॉस या लाइबिलिटी हुई तो उस सिचुएशन में क्या होगा, एक्स लायबल होगा। ये इसका एक तरीके में एग्जाम्पल या फ्लो चार्ट वर्जन है फॉर दिस होल सेक्शन। अब देखिए इसका 28 का जो सबसेक्शन 2 है वो क्या बोलता है, अगर डिसीज पार्टनर है उसके नेम को कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं आफ्टर द डेथ, उसके नाम को अगर यूज़ किया जा रहा है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पे एक तरीके में जिंदा पर्सन को हमने रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे भी एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन ही हो रहा है यूजिंग द डिसीज पार्टनर्स नेम। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो ऑटोमेटिकली लीगल रिप्रेजेंटेटिव या उसके स्टेट लायबल नहीं होंगे। द नॉट वर्ड ध्यान देना, नॉट बाय इटसेल्फ मेक लीगल रिप्रेजेंटेटिव और इज स्टेट लायबल। किसके लिए, फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म डन आफ्टर हिज डेथ, जो डेथ के बाद के एक्ट्स हैं उसके लिए लायबल नहीं होगा
क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव या उसका एस्टेट, इवन दो अगर उसका नेम यूज हो रहा है। इसी सेक्शन को हम सेक्शन 35 के संग रीड विद करते हैं, जो कि क्या कह रहा है, एस्टेट ऑफ द डिसीज पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म डन आफ्टर हिज डेथ। तो अगर डेथ के बाद कोई भी फर्म का एक्ट होता है तो उसके लिए जो उसका एस्टेट है वो लायबल नहीं होगा। और यहाँ पे भी हमने यही चीज़ कहा कि उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव या एस्टेट लायबल नहीं होगा। जस्ट यहाँ पे उसके नेम जो है वो यूज हो रहा है, और यहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेटिव है पब्लिक नोटिस नहीं दिया है, एंड इन जनरल बात हो रही है, चाहे नाम लो नहीं लो लायबल नहीं होगा। और यहाँ पे नाम लिया भी है तो भी लायबल नहीं होगा। देखिए बेयर प्रोविजन क्या कहता है, एनीवन हु बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन। तो क्या चीज़ कह रहा है, जो वर्ड्स के थ्रू या कंडक्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा है खुद को, या नोइंगली परमिट्स हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेटेड, या तो खुद आप जान के कर रहा है, या तो कर ही रहा है, या किसी और कोई कर रहा है कि कोई और इंट्रोड्यूस कर रहा है कि ये पार्टनर है, एंड वो उस चीज़ को चलने दे रहा है, वो उसको क्लैरिफाई नहीं कर रहा है, नोइंगली परमिट कर रहा है टू बी अ पार्टनर इन द फर्म। रिप्रेजेंटेशन क्या है कि वो पार्टनर है, इज लायबल एज द पार्टनर इन दैट फर्म टू एनी वन हु एज ऑन द फेथ ऑफ सच रिप्रेजेंटेटिव। तो लायबल होगा किसको, जिसने इस फेथ के ऊपर, इस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर क्या क्या है, क्रेडिट दिया है किसको, फर्म को। यहाँ बात किसकी हो रही है, फर्म की बात हो रही है। वेदर द पर्सन रिप्रेजेंटेटिव हिमसेल्फ और रिप्रेजेंटेड टू बी अ पार्टनर, जो ये पर्सन जो रिप्रेजेंट कर रहा है या नोइंगली परमिट कर रहा है टू बी हिमसेल्फ टू बी परमिटेड, डस और डज नॉट नो दैट द रिप्रेजेंटेशन हैज रीच्ड द पर्सन सो वे गिविंग क्रेडिट। भले ही उस पर्सन को पता ही नहीं है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो उस बंदे तक पहुंच चुका है, उस बंदे तक जिसने क्रेडिट दिया है। दूसरा क्या कह रहा है, वेयर आफ्टर द पार्टनर्स डेथ द बिजनेस इज कंटिन्यूड इन द ओल्ड फर्म नेम। सपोजिंगली ए बी सी पार्टनर हैं और इनकी जो फर्म है वो क्या है, ABC लिमिटेड है। नाउ सी की डेथ हो जाती है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर कंटिन्यू ये फिर से ABC में ही कंटिन्यू कर जाते हैं, देन इन दैट सिचुएशन क्या होगा, द कंटिन्यूड यूज ऑफ दैट नेम और ऑफ द डिसीज पार्टनर नेम एज द पार्ट देयर ऑफ shall not itself make his legal representative or his estate liable for any act of the done after his death। तो ये दो चीज़ें ध्यान रखेंगे कि पहली चीज़ तो ऑटोमेटिकली लाइबिलिटी नहीं है, दूसरी चीज़ किसके लिए नहीं है, फॉर द एक्ट्स डन आफ्टर हिज डेथ। अगर प्रायर टू हिज डेथ कोई भी एक्ट हुए हैं तो उसके लिए लाइबिलिटी है अभी भी। नेक्स्ट वी सी सेक्शन 29। सेक्शन 29 किसकी बात कर रहा है, राइट ऑफ ट्रांसफरी ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट। अब ABC अगर पार्टनर हैं, ABC पार्टनर हैं और उसमें से C ने अपने इंटरेस्ट को क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया D को, तो उस सिचुएशन के बारे में 29 हमारे बात कर रहा है। लेट्स सी क्या कह रहा है, पार्टनर मे ट्रांसफर द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स टू अनदर पर्सन एब्सोल्युटली मॉर्गेज और चार्ज। तो क्या कर रहा है, ये जो C है ये ट्रांसफ़र कर रहा है, क्या वो क्या ट्रांसफ़र कर सकता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ट्रांसफ़र कर सकता है। कैसे कर सकता है, एब्सोल्युटली कर सकता है, या अपने इस शेयर ऑफ प्रॉफिट्स को मॉर्गेज कर सकता है या चार्ज कर सकता है। लेकिन ट्रांसफरी जो है वो क्या नहीं कर सकता, जो ट्रांसफरी है ये जो D है वो क्या नहीं हो सकता, वो पार्टनर नहीं बन सकता। आपने शेयर ऑफ प्रॉफिट दे दिए लेकिन वो पार्टनर नहीं बन सकता, उसके पास कोई राइट नहीं कि वो इंटरफेयर करे इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, हैव नो राइट टू रिक्वायर अकाउंट्स ऑफ द फर्म, नो राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द फर्म। सो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट्स में हिस्सा मिल रहा है D को। जब श्री ने अपना ट्रांसफ़र अगर किया भी है तो वो क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट्स कर रहा है। उसके अलावा D ना तो पार्टनर है, ना ही उसको कोई बुक्स अकाउंट्स जो हैं उनको वो इंस्पेक्ट कर सकता है, रिक्वायर कर सकता है, या उनको वो इंटरफेयर कर सकता है। फिर ट्रांसफरी कर क्या सकता है, ही कैन रिसीव ओनली द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड ट्रांसफरी टू एक्सेप्ट अकाउंट ऑफ प्रॉफिट एग्रीड बाय द पार्टनर। तो जो भी प्रॉफिट C के लिए एग्रीड था वही जो है वही वो D ले सकता है, उससे ज़्यादा वो नहीं ले सकता, एंड ट्रांसफरी को वो चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। इसका सेकेंड क्लॉज क्या कहता है, इन केस फर्म इज डिजॉल्व, अगर फर्म डिजॉल्व हो जाती है या फिर ट्रांसफरी पार्टनर सीजेस टू बी अ पार्टनर। जो हमारा ये जो C था ये क्या हुआ, ये पार्टनर ही नहीं रहा, AB ने इसको आउट कर दिया, ठीक है।
या फिर फर्म ही डिसॉल्व हो गई, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ट्रांसफरी एंटाइटल्ड टू रिसीव शेयर ऑफ एसेट्स ऑफ द ट्रांसफरिंग पार्टनर। तो जो सी की एसेट्स थी उसके लिए डी जो है वो एंटाइटल्ड हो जाएगा, पहली चीज़। अब दूसरी क्या कह रहा है, ये जो शेयर ऑफ एसेट्स है इसको कैसे असरटेन करेंगे, हाउ इट विल बी असरटेन, तो उसके लिए जो ट्रांसफरी है वो एंटाइटल्ड है अकाउंट देख सके। प्रीवियस वाले सब सेक्शन में हमने देखा कि वो अकाउंट्स के लिए कुछ नहीं कर सकता, एंटाइटल्ड नहीं था, लेकिन अगर उसको शेयर ऑफ एसेट्स जानने हैं कि कितना होगा उसके लिए वो एंटाइटल्ड हो जाता है टू द अकाउंट्स ओनली फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। तो जिस दिन डिसोल्यूशन हुआ उस दिन से वो एंटाइटल्ड हो जाएगा टू द अकाउंट्स। देखिए इसका प्रोविजन क्या कह रहा है, अ ट्रांसफर बाय अ पार्टनर ऑफ हिज इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर रहा है, कैसे कर रहा है, आइदर एब्सोल्यूट मॉर्गेज और बाय क्रिएशन बाय हिम ऑफ अ चार्ज ऑन सच इंटरेस्ट, या तो चार्ज के थ्रू, डज नॉट एंटाइटल द ट्रांसफरी, एंटाइटल नहीं कर रहा ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द फर्म, जब फर्म कंटिन्यू कर रही है। अगर डिसोल्यूशन हो रहा है तो उसका हमने देखा क्या सिचुएशन होगा, अगर फर्म डिसॉल्व हो रही है तो वो इस सेकंड क्लॉज में चला जाएगा, लेकिन यहाँ किसकी बात हो रही है, ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द फर्म, टू इंटरफेयर इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, तो वो क्या नहीं कर सकता, इधर नॉट वर्ड है तो नॉट एंटाइटल द ट्रांसफरी, क्या, टू इंटरफेयर इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, वो कंडक्ट में इंटरफेयर नहीं कर सकता, टू रिक्वायर अकाउंट्स रिक्वायर नहीं कर सकता, और टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द फर्म, ये सब नहीं कर सकता, बट एंटाइटल्स द ट्रांसफरी, पर क्या कर सकता है, अगर कुछ नहीं कर सकता तो ही इज एंटाइटल्ड ओनली टू रिसीव द शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द ट्रांसफरिंग पार्टनर एंड द ट्रांसफरी शैल एक्सेप्ट द अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट एग्रीड टू इट बाय द पार्टनर्स, तो जो भी एग्री किया है उतना ही उसको मिलेगा और सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट्स मिलेगा। इसके अलावा वो बिजनेस से, कंडक्ट ऑफ बिजनेस से रिलेट में इंटरफेयर नहीं कर सकता, बुक्स अकाउंट्स में वो कुछ नहीं कर सकता। सेकेंड क्या कह रहा है, इफ द फर्म इज डिजॉल्व, अगर वो डिजॉल्व हो जाती है या पार्टनर सीजेस टू बी अ पार्टनर, दो चीज़ हो रही है, डिजॉल्व हो रहा है या पार्टनर जो है वो आउटगोइंग पार्टनर बन गया है, द ट्रांसफर इज एंटाइटल्ड, तो फिर ट्रांसफरी का अभी तक हमने क्या देखा, सिर्फ और सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट्स में वो एंटाइटल्ड था, तो वहाँ पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस अगेंस्ट द रिमेनिंग पार्टनर्स, किस चीज़ के लिए एंटाइटल्ड हो गया, टू रिसीव द शेयर ऑफ द एसेट्स ऑफ द फर्म, तो जो एसेट्स है उसके लिए वो एंटाइटल्ड हो जाएगा, टू विच द ट्रांसफरिंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड, तो ऊपर वाली सिचुएशन में जितना सी एंटाइटल्ड था उतने ही एसेट्स के लिए डी एंटाइटल्ड हो जाएगा। एंड फॉर द पर्पज ऑफ असर्टेनिंग दैट शेयर, अभी कितना होगा इसको कैसे असर्टेन करेंगे, इसके लिए वो अकाउंट्स भी देख सकता है फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, जिस दिन डिसोल्यूशन हुआ उस दिन के बाद वो अकाउंट्स देख सकता है, डिसोल्यूशन से पहले नहीं देख सकता, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट वी सी सेक्शन 30। सेक्शन 30 इज इम्पॉर्टेंट, वो माइनर के बारे में बात करता है। क्या कहता है, माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, ये क्या कह रहा है कि माइनर जो है उसको पार्टनर नहीं बना सकते लेकिन उसको उसके बेनिफिट्स में एडमिट कर सकते हैं, और उसके रिगार्ड में ये पूरा प्रोविजन ले डाउन करता है। लेट्स सी ये क्या कह रहा है, इसका जो सबसे पहला क्लॉज सेक्शन है वो क्या कहता है, दैट माइनर इज नॉट अ पार्टनर, पार्टनर नहीं है। क्या रीज़न है कि हम उसे पार्टनर नहीं बना रहे हैं, क्यों, बिकॉज देर इज़ नो कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी इन द माइनर, माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, तो उस सिचुएशन में उसकी कोई कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी नहीं होगी, अगर लाइबिलिटी नहीं होगी तो उसे हम पार्टनर नहीं बना सकते। बट लेकिन क्या कर सकते हैं, अगर पार्टनर नहीं बना रहे फिर भी हम देखते हैं फॉर्म में माइनर्स का कई बार नाम जुड़ा हुआ था, तो कैसे, ही कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, मतलब उसको बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं, वो लाइबिलिटी नहीं हो सकती उसकी लेकिन उसको बेनिफिट्स का हिस्सा बनाया जा सकता है, किस कंडीशन पे, ऑन द कंडीशन दैट ऑल द पार्टनर्स कंसेंट टू इट, कि सारे पार्टनर्स कंसेंट करें कि हाँ माइनर को हम एडमिट कर रहे हैं टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनर। इस सिचुएशन में माइनर को एडमिट किया जा सकता है पर वो फिर भी पार्टनर नहीं बनेगा, ही इज जस्ट एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। फिर ये क्या कह रहा है, देखिए टू ये इसका फर्स्ट सबसेक्शन बोलता है। सेकंड सबसेक्शन क्या कहता है कि इस ऐसे माइनर का जिसे एडमिट किया है टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, इसके राइट्स क्या होंगे, तो राइट्स क्या है, उसको शेयर ऑफ प्रॉपर्टी मिलेगी, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स में से मिलेगा, तो जो भी प्रॉपर्टी है उसमें से शेयर हो गया, उसका प्रॉफिट्स में से शेयर हो गया, राइट। तीसरा राइट क्या है कि वो एक्सेस कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, कॉपी कर सकता है अकाउंट्स ऑफ द फर्म, तो जो भी फर्म के अकाउंट्स हैं उनको वो एक्सेस कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है और कॉपी उसकी कर सकता है। थर्ड सबसेक्शन क्या कहता है कि माइनर की कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होगी, वेरी इंपॉर्टेंट, माइनर इज नॉट पर्सनल लाइबल, इसी वजह से माइनर को हम पार्टनर नहीं बना रहे हैं, ये कह रहे हैं ही इज एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप।
ठीक है। ओनली शेयर इज लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म। अब उसे कुछ बेनिफिट मिल रहा है, पर्सनल लाइबिलिटी नहीं है। इसका मतलब कि कल को कोई बात होती है, कोई जेल टर्म नहीं हो सकता, कोई अगर उसकी पर्सनल और भी प्रॉपर्टीज़ हैं तो उनको लाइबल नहीं कर सकते, लेकिन उसका जो शेयर है वो लाइबल होगा। सपोजिंगली उसके जो भी फर्म की एसेट्स हैं उनमें से 30% शेयर जो है वो माइनर का है, तो उस 30% शेयर में से कल को कोई भी लाइबिलिटी अराइज होती है तो उस 30% शेयर में से पे किया जाएगा, बट माइनर की पर्सनल लाइबिलिटी कुछ भी नहीं बनेगी। इट इज ओनली लिमिटेड लाइबिलिटी एंड नॉट द एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। सबसेक्शन 4 क्या कहता है, जनरल रूल ले डाउन करता है क्या, दैट द माइनर कैन नॉट स्यू पार्टनर फॉर अकाउंट और पेमेंट ऑफ शेयर। सपोजिंगली उसे एडमिट भी कर लिया टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप, लेकिन उसको जो पेमेंट होना था उसके शेयर का वो डिले हो गया, उसने नहीं, फर्म ने पे नहीं किया, तो उस सिचुएशन में माइनर पार्टनर को स्यू नहीं कर सकता। लेकिन कब वो कर सकता है, एक्सेप्शन क्या है, कब वो कर सकता है, जब वो सेवर कर रहा है कनेक्शन विद द फर्म, दैट इज वो उस बेनिफिट से भी आउट हो जा रहा है। तो जब वो बिल्कुल ब्रेक अपार्ट कर लेगा फर्म से, देन इन सच सिचुएशन वो पार्टनर को स्यू कर सकता है। अदरवाइज इवन फॉर द अकाउंट्स और पेमेंट ऑफ हिज शेयर, माइनर जो है वो पार्टनर को स्यू नहीं कर सकता। फिफ्थ क्या कहता है, पब्लिक नोटिस रिक्वायरमेंट। फिफ्थ क्या बोल रहा है कि माइनर को पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। कब, 6 महीने के अंदर अंदर। कब से 6 महीने, कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ अटेनिंग मेजॉरिटी, की जिस दिन वो मेजर होगा, 18 साल का हुआ, उसमें +6 मंथ कर लो, उस दौरान, इस 18 साल के होने से 6 महीने के दौरान ये पब्लिक नोटिस देना रहेगा, या फिर नोइंग दैट ही वॉज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनर। सपोजिंगली फर्म ने माइनर को एडमिट कर लिया लेकिन माइनर हैज़ नो नॉलेज अबाउट इट, देन इन सच सिचुएशन जिस भी दिन उसे नॉलेज हुई उससे 6 महीने, विच एवर लेटर। अगर वो 17 साल का है और उसे पता लगता है कि वो बेनिफिट में हो गया, तो क्या सिर्फ हम 6 महीने लेंगे? नो, पहले हम वेट करेंगे 18 ईयर्स का और उसके बाद 6 महीने दे रहे हैं। वहीं अगर वो 18 साल का है लेकिन उसे पता ही नहीं ही इज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, वो 19 का हुआ, देन ही गेट द नॉलेज कि इसको तो ऐसे ऐसे बेनिफिट मिला हुआ है, देन इन सच सिचुएशन हम 6 मंथ लेंगे। तो विच एवर इज लेटर, या तो जब से पता लगा या हमारी मेजॉरिटी से, विच एवर इज लेटर, उससे क्या है, पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। किस चीज़ का, कि वेदर ही इज इलेक्टेड टू बिकम पार्टनर और नॉट टू बिकम पार्टनर, क्या वो पार्टनर बन रहा है या नहीं बन रहा है, इस चीज़ का उसे पब्लिक नोटिस देना होगा। अगर वो इस तरीके का नोटिस नहीं देता है, देन इन सच सिचुएशन माइनर बिकम पार्टनर ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, तो जैसे ही 6 महीने खत्म होंगे माइनर जो है वो पार्टनर बन जाएगा। अब कि उसे नॉलेज थी या नहीं थी उस बारे में, आफ्टर द एज ऑफ 18, की भाई उसे नॉलेज ही नहीं थी दैट ही इज एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप, इस चीज़ का प्रूफ किसको करने होगी, ये लाइबिलिटी किसको होगी ये प्रूफ करने की, उसे पता नहीं था, इट इज़ ऑन द माइनर ओनली। देखिए क्या कह रहा है अभी आगे। अब दो चीज़ होगी इलेक्ट करके, या तो वो पार्टनर बनेगा या वो नहीं बनेगा। इन केस ही इलेक्ट टू बिकम अ पार्टनर, तो उस सिचुएशन में हमारा 30 का 7 सबसेक्शन आ जाता है। ये क्या कहता है, इफ़ ही इलेक्ट्स टू बिकम अ पार्टनर, तो वो कब से पार्टनर माना जाएगा, फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल एडमिशन। जैसे कि वो एक माइनर है, वेट अ मिनट, एक पार्टनरशिप है, उसके अंदर ए जो है वो माइनर है और इसको एडमिट किया गया था कब, जब वो एडमिट किया 2019 में, और उसने ये जो पब्लिक नोटिस है वो दिया 2020 में। ठीक है। अब हम पहले बात करते हैं, अगर वो उसने ये जो नोटिस दिया है उसके अंदर अगर उसने ये इलेक्ट किया है क्या कि वो पार्टनर बनेगा इन सच अ सिचुएशन, तो सबसे पहले क्या कह रहा है, बिकम पार्टनर फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल एडमिशन। तो पार्टनर कब से माना जाएगा, 2020 से, 2019 से। तो हमारा पहला जो 30 का 7 पॉइंट है वो ये कहता है कि वो पार्टनर माना जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल एडमिशन, दैट इज यहाँ इस सिचुएशन में क्या हो गया, 2019। सेकेंड चीज़ क्या कह रहा है, पर्सनल लाइबिलिटी टू थर्ड पर्सन फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन टू द बेनिफिट। अब पर्सनल लाइबिलिटी हमने कहा माइनर की कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर वो पार्टनर बन गया तो उस सिचुएशन में पर्सनल लाइबिलिटी कब से मानी जाएगी, 2019 से। यानी कि 2019 से 20 के बीच में, फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे एक केस हुआ है जो 2021 में हुआ है और एक केस हुआ है जो 2019 दिसंबर में हुआ है, तो दिसंबर वाली चीज़ जो है उसमें भी वो पर्सनल लायबल हो जाएगा। तीसरा क्या कह रहा है, शेयर इन द प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट कंटिन्यू, तो वो शेयर जो है वो कंटिन्यू कर जाएगा। अगर सो दिस इज द सिचुएशन जहाँ वो इलेक्ट कर रहा है टू बिकम द पार्टनर।
अगर वो इलेक्ट करता है नॉट टू बिकम द पार्टनर, तो उसमें हमारा 30 का 8 आ जाता है। ये क्या बोलता है, राइट्स एंड लाइबिलिटी कंटिन्यू अप टू द डेट ऑन विच ही गिव्स पब्लिक नोटिस। तो अगर 2020 में उसने नोटिस दिया, तो इससे पहले वाले टाइम में जो जो चीज़ें हुई है, दैट इज़ 19 से 20 के बीच में जो भी हुआ है, जनवरी 2020 के बीच में जो भी हुआ है, वो उस चीज़ के लिए राइट एंड लाइबिलिटी कंटिन्यू कर जाएगी, ठीक है। पर 2020 के बाद के लिए कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। सेकंड क्या कह रहा है, शेयर नॉट लाइबल फॉर एक्ट्स डन आफ्टर द डेट ऑफ नोटिस। तो जो मैंने अभी बोला 20 के बाद के लिए कोई लाइबिलिटी नहीं है, 20 से पहले है, वो भी किसके लिए, पर्सनल लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि हमने वो चीज़ ऊपर देख ली। कैन स्यू पार्टनर फॉर हिज शेयर एज डिस्कस्ड। हमने ऊपर देखा था कि पार्टनर को अगर अपने अकाउंट्स के लिए पार्टनर को माइनर को अगर पार्टनर को स्यू करना है, देन इन सच सिचुएशन वो तभी कर सकता है जब वो सेवर कर दे कनेक्शन। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली, सिंस ही इलेक्टेड नॉट टू बिकम अ पार्टनर, सो ही सेवर्ड द कनेक्शन। और अगर कनेक्शन सेवर कर दे तो उस सिचुएशन में वो पार्टनर को स्यू कर सकता है। अब ये जो दोनों प्रोविजन है वो क्या कह रहा है कि सेक्शन 28 दैट इज होल्डिंग आउट को अफेक्ट नहीं करता है। अगर कोई माइनर है और वो रिप्रेजेंट कर रहा है एज अ पार्टनर, तो उसमें उसकी लाइबिलिटी बन जाएगी। तो बेसिकली 28 अपने आप में एक सेपरेट फुटिंग पे है, और 30 जो है वो अपने आप में एक सेपरेट फुटिंग पे है। एक बार इसका फटाफट से क्विक सेक्शन भी देख लेते हैं। Minor admitted to the benefits of the partnership. A person who is a minor according to the law to which he is subject may not be a partner in the firm. तो पार्टनर नहीं बन सकता, but with the consent of all the partners for the time being, he may be admitted to the benefits of the partnership. तो साफ साफ क्या कहा है कि उसे एडमिट किया जा सकता है बेनिफिट के लिए, कैसे, कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, बट अदरवाइज वो पार्टनर तो नहीं बन सकता। दूसरा क्या कह रहा है, सच माइनर हैज़ राइट टू, क्या क्या राइट है, टू शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट में राइट है, प्रॉफिट्स में राइट है, प्रॉपर्टी में राइट्स है, ठीक है, एज एग्रीड अपॉन। एंड ही मे हैव एक्सेस टू इंस्पेक्ट एंड कॉपी एनी ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द फर्म। तो जो अकाउंट्स ऑफ द फर्म हैं उनको वो एक्सेस कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, कॉपी कर सकता है। थर्ड क्या कह रहा है, सच माइनर शेयर इज लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म बट द माइनर इज नॉट पर्सनल लाइबल। तो ध्यान रखेंगे, नो पर्सनल लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट देता है हमारा 30 का 3। फोर्थ क्या कर रहा है, सच माइनर मे नॉट स्यू दी पार्टनर फॉर एन अकाउंट ऑन पेमेंट ऑफ ए शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो वो ये माइनर जो है वो पार्टनर को स्यू नहीं कर सकता अकाउंट पेमेंट के लिए, सेव व्हेन सेवरिंग हिज कनेक्शन विद द फर्म, जब तक कि वो कनेक्शन ही सेवर नहीं कर देता। एंड इन सच केस द अमाउंट ऑफ ए शेयर शैल बी डिटरमाइंड। अब शेयर कैसे डिटरमाइंड होगा, सेक्शन 48 के हिसाब से होगा, विच टॉक अबाउट द मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट्स, provided that all the partners acting together or any partner entitled to dissolve the firm upon notice to other partner may elect। तो कल को अगर डिसोल्यूशन होता है तो उस सिचुएशन में क्या कह रहे हैं, जो वो पार्टनर है वो इलेक्ट कर सकता है कि कोर्ट जो है वो प्रोसीड करे विद द सूट एज, एक तो डिसोल्यूशन के लिए हो और एक सेटलिंग अकाउंट के लिए हो, अलग अलग भी कर सकते हैं, साथ में भी कर सकते हैं। दैट इज व्हाट दिस प्रोविजन टॉक्स अबाउट। फिर क्या कह रहा है, एट एनी टाइम विद इन 6 मंथ। तो वो पब्लिक नोटिस की बात कर रहे हैं, 6 महीने के अंदर अंदर, ऑफ अटेनिंग मेजोरिटी ऑफिस ऑफिस ऑब्टेनिंग नॉलेज दैट ही हैज़ बीन एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। तो दो चीज़ें, या तो मेजोरिटी पता लग गई है, नॉलेज हो गई। तो मेजोरिटी हो गई है, नॉलेज हो गई उसे, तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर विच एवर डेट इज लेटर सच पर्सन में गिव पब्लिक नोटिस। पब्लिक नोटिस दे रहा है किस चीज़ का, दैट ही इज इलेक्टेड टू बिकम और दैट ही इज इलेक्टेड नॉट टू बिकम अ पार्टनर। या तो पार्टनर बन रहा है या नहीं बन रहा है। एंड सच नोटिस शैल डिटरमाइन हिज पोजीशन एज रिगार्ड द फर्म। और ये जो चीज़ है वो डिटरमाइन करेगा कि क्या पोजीशन है, क्या वो पार्टनर बना, क्या वो नहीं बना। प्रोवाइडेड दैट इफ़ ही फेल्स टू गिव नोटिस। तो ये डीम्ड नोटिस की बात कर रहा है कि अगर नहीं देता है तो ये मान लिया जाएगा ही शैल बिकम अ पार्टनर इन द फर्म ऑन द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ। तो जैसे ही 6 मंथ खत्म हुए वो पार्टनर बन जाए, ये डीम्ड नोटिस की तरह काम करेगा। फिर क्या कह रहा है इसका 6, वेयर एनी पर्सन हैज़ बीन एडमिटेड एज अ माइनर टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनर। जहाँ माइनर को बेनिफिट्स में ऐड किया गया है, द बर्डन ऑफ प्रूविंग द फैक्ट दैट सच पर्सन हैड नो नॉलेज। हमने ये 6 महीने लेने हैं, 6 महीने कब से ले रहे हैं, मेजोरिटी से या नॉलेज से। अब उसको ये चीज़ नॉलेज नहीं थी, प्रूविंग द फैक्ट दैट सच पर्सन हैड नो नॉलेज ऑफ सच एडमिशन अंटिल अ पर्टिकुलर डेट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ। कि भाई 6 महीने के बाद भी उसको नॉलेज नहीं थी, तो उस सिचुएशन ये बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, ऑन द पर्सन असर्टिंग दैट फैक्ट। जो ये चीज़ कह रहा है कि मुझे नॉलेज नहीं थी, तो ये कौन हो गया पर्सन असर्टिंग दैट फैक्ट, दैट इज दी माइनर इटसेल्फ। अब वो माइनर भी नहीं रहा है, बेसिकली अ पर्सन एडमिटेड टू द बेनिफिट्स। जो है हमारा बेनिफिट्स के लिए जो है
वो हमारा पर्सन जो रहेगा उसको ये प्रूव करना पड़ेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो उसके ऊपर होगा। 7 क्या कह रहा है, व्हेन सच पर्सन बिकम पार्टनर। अब अगर वो पार्टनर बना, राइट एंड लाइबिलिटी इज माइनर कंटिन्यू अप टू द डेट ऑन विच ही बिकम अ पार्टनर। जो पहले वाली राइट्स एंड लाइबिलिटी वो चीज़ अभी भी कंटिन्यू कर जाएगी, बट ही ऑल्सो बिकम, तो ये चीज़ एक ऐड हो गई क्या, पर्सनल लाइबिलिटी टू थर्ड पर्सन फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द फर्म डन सिंस ही वॉज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप। तो इनिशियली तो पर्सनल लाइबिलिटी नहीं थी, ठीक है, और जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ थी वो कंटिन्यू हो गई, लेकिन जैसे ही उसने इलेक्ट किया वैसे ही वो जिस दिन एडमिट किया गया था उसी दिन से उसकी पर्सनल लाइबिलिटी मान ली जाएगी। बी क्या कह रहा है, हिज शेयर इन द प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म शैल बी द शेयर विच ही इज एंटाइटल्ड एज अ माइनर। तो वो जो 30% अगर उसको पहले मिल रहा था तो वही चीज़ आफ्टर ही इलेक्ट्स वो चीज़ सेम रह जाएगी। 8 क्या कह रहा है, वेयर सच पर्सन इलेक्ट नॉट टू बिकम। अगर उसने डिसाइड किया कि नहीं मेरे को पार्टनर नहीं बन रहा है, तो उस सिचुएशन में राइट्स एंड लाइबिलिटी कंटिन्यू टू दोज ऑफ अ माइनर अंडर दिस सेक्शन अप टू द डेट ही गिव्स। तो जिस दिन पब्लिक नोटिस दी तब तक की उसकी राइट्स एंड लाइबिलिटी कंटिन्यू करेंगी। शेयर शेल नॉट बी लाइबल फॉर एनी एक्ट्स ऑफ द फर्म डन आफ्टर द डेट ऑफ द नोटिस। जिस दिन नोटिस दे दी उसके बाद के लिए उसका शेयर भी लाइबल नहीं होगा। पहले तो क्या है, शेयर की लाइबिलिटी थी, पर्सनल लाइबिलिटी नहीं, पर्सनल लाइबिलिटी नहीं थी, शेयर की लाइबिलिटी थी, लेकिन जिस दिन नोटिस दिया उसके बाद से शेयर की लाइबिलिटी भी नो हो गई फॉर एक्ट्स डन आफ्टर द नोटिस। उससे पहले के एक्ट्स के लिए शेयर लाइबल है। ही शैल बी एंटाइटल्ड टू स्यू दी पार्टनर्स। अगेन जो हमने कहा था कि भाई सेवर करेगा तो ही स्यू कर सकते हैं, तो वो एंटाइटलमेंट जो है टू स्यू दी पार्टनर्स फॉर शेयर ऑफ प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स, वो जो है एज पर सब सेक्शन 4 वो स्यू कर सकता है। एंड नथिंग इन सबसेक्शन 7 और 8। तो ये जो दोनों हमने प्रोविजंस देखे ये जो हैं वो अफेक्ट नहीं करेंगे सेक्शन 28 को। विद दिस आवर सेक्शन 30 इज completed and our chapter number 4 is also completed. Thank you.